नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का मतलब सीधा सीधा ये होता है, ऐसी जगह पर खेती करने का तरीका इजाद करना या ऐसी जगह पर खेती करना जहां पर पानी की उपलब्धता कम है, जहां पर हमारे पास ना तो नेचुरल कोई रिसोर्स है पानी का, ना हमारे पास इरिगेशन का कोई आर्टिफिशियल रिसोर्स है। यानी कि ऐसे एरिया में खेती करना जहां पर पानी की कमी है, बोले तो कम से कम पानी में हम फसलों को उगाना, इस प्रक्रिया में समझते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। तो इस टॉपिक को हम बहुत डिटेल में इस लेक्चर में समझने वाले हैं। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स लॉन्च कर रखा है। यहाँ पर आपको दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं जो कि आप बीएससी एग्रीकल्चर करते समय आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक, यानी कि बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और हर लेक्चर का आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसको आप आगे चलकर इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। बात करें इस कोर्स को लेके अच्छे से तरीके से पढ़ लेने के बाद आप कौन कौन से एग्जाम को कवर कर सकते हैं, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर कोई डिस्क्रिप्टिव वे का एग्जाम हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, जिसमें आंसर लिखना होता है, जैसे पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें आपको आंसर लिखना होता है। इस तरीके का कोई भी एग्जाम है किसी भी स्टेट का, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है और आप बेसिकली एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मात्र 1,000 रुपए में इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरी गारंटी है कि इसको पढ़ लेने के बाद आपको कहीं अलग से कोई भी बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, कोई अलग से कोई कोर्स नहीं खरीदना पड़ेगा। जितना मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा इतना मोर देन इनफ होगा जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसको क्वालिफाई करने के लिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, पढ़ेंगे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं। ड्राई लैंड के बारे में बात करते हैं तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर मीन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। ठीक, यानी कि ऐसे एरिया में खेती करना जहां पर हमारे पास पानी की सुविधा नहीं है, ऐसे एरिया में जहां पर हमारे पास आर्टिफिशियल इरिगेशन करने की व्यवस्था नहीं है, जहां पर हम केवल और केवल जो हमारे पास बरसात का पानी आता है केवल उसी से खेती करते हैं। रिजर्वायर बना के स्टोर करके रख लेंगे, अलग अलग तरीके होते हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर होता है इसमें कौन कौन सी प्रक्रियाओं को अपना कर हम अपना जो शुष्क खेती है इसको कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी बाय रेड्डी एंड रेड्डी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, उसमें जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल। तो एक साल में कितना बरसात किस एरिया में हो रहा है, इसके हिसाब से जो हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपको जो फसल लग रही है बिल्कुल हरी फसल एकदम लहलहा रही है। तो इस तरीके की कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है कि हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी कर सकें, इसके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बोला अभी कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो हमारा होता है ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग कैसे एरिया में करते हैं? This is the cultivation of crop in areas where annual rainfall is less than 750 मिलीमीटर। यानी कि अगर कोई एक ऐसा एरिया है जिस एरिया में एक साल के अंदर मात्र और मात्र 750 मिलीमीटर बरसात होती है, तो उस एरिया में जो भी हम खेती करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो ड्राई फार्मिंग कहलाता है। ठीक, यानी कि जो राजस्थान का जैसलमेर का रीजन है वो इसमें आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर बरसात बहुत कम होती है। इसके बारे में और आगे बात करें तो क्रॉप फेलियर ड्यू टू प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड आर मोस्ट कॉमन। इसमें क्या कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक, जैसे मान लो हमने आज यहाँ पर बुआई कर दी, आज हमने यहाँ पर बुआई कर दी और आने वाले 20 दिन तक, 20 से 25 दिन तक कोई भी बरसात नहीं हुआ, तो हमारी जो फसल होगी ये बिल्कुल सूख जाएगी और खराब होने लगती है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है वो ड्राई फार्मिंग में आम होती है, ऐसा ज्यादातर देखने को मिलता रहता है। ड्राई फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरिड रीजन विद द हेल्प ऑफ मॉइस्चर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। इसमें अगर हमको ड्राई फार्मिंग करनी है ऐसे एरिया जहां पर एनुअल जो रेनफॉल हमारा है वो 750 मिलीमीटर से कम है, तो यहाँ पर खेती करते समय हम इन चीजों का ध्यान देते हैं कि हमारे पास
जो भी मॉइस्चर है, मतलब हमारे पास जो भी पानी है, उसको हम किस तरीके से कंजर्व करके रख पाए जिससे कि हमारा जो वाटर का जो लॉस है वो मिनिमम होने पाए, कम से कम वाटर का लॉस हो पाए। वो किस तरीके से हम वाटर को कंजर्व करेंगे, मॉइस्चर को किस तरीके से रोकेंगे, ये सभी चीजें आगे डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ाते चलूंगा मैं। फिलहाल आप ऐसे समझो कि खेत में नमी को सुरक्षित रखने के अलग अलग तरीके होते हैं, और जब हम खेत में नमी को सुरक्षित रखने के तरीकों को अच्छे तरीके से यूज करते हैं तभी हम ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं, अन्यथा हम ड्राई फार्मिंग नहीं कर सकते क्योंकि बरसात बहुत कम होती है। इसके साथ साथ बात करते हैं, एन अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम इज सजेस्टेड फॉर दिस रीजन। अल्टरनेट लैंड यूज सिस्टम भी इसमें यूज किया जाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास इतना बड़ा सा खेत है, तो हमने क्या किया, मान लो हमारे पास पूरे खेत में एक साथ खेती करने का पानी नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस खेत को दो भाग में बांट देंगे। इस साल इस खेत में खेती कर लेंगे, अगले साल इस खेत में खेती कर लेंगे। जब इसमें खेती करेंगे तो ये वाला परती पड़ा रहेगा, और जब इसमें खेती करेंगे तो ये वाला परती पड़ा रहेगा। इस तरीके से हम खेती करते हैं, तो जिससे जो हमारा खेत है ये परती पड़े रहने की वजह से एक बार ये रिचार्ज हो जाता है, बोले तो इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट लॉस हुआ था वो भी आ जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्योंकि पूरे खेत को सिंचाई करने का सुविधा है नहीं, तो हम थोड़े खेत में ही सिंचाई करके अपना काम चला लेते हैं, तो ये हमारा होता है ड्राई फार्मिंग। अगला जो हमारा है वो है ड्राई लैंड फार्मिंग। जैसे ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ड्राई फार्मिंग में 750 मिलीमीटर से कम बरसात होती है। लेकिन जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, इधर जो भी मैंने बोला ये ड्राई फार्मिंग था, इसको ध्यान से देखना, ये ड्राई फार्मिंग था। यहाँ पर ये अपना क्या है, ये ड्राई लैंड फार्मिंग है। ड्राई लैंड फार्मिंग में ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर एनुअल रेनफॉल, मतलब एक साल में जो बरसात होती है वो 750 मिलीमीटर से तो ज्यादा होती है, लेकिन 1150 मिलीमीटर से कम होती है। बोले तो 750 मिलीमीटर से लेके 1150 मिलीमीटर के बीच में अगर बरसात हो रही है, यानी कि 850, 900, 1000 इस तरीके की मिलीमीटर की अगर बरसात हो रही है, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में बात करें तो सूखे का दौर आ सकता है लेकिन फसलें कम खराब होती हैं। जैसे उसमें मैंने बोला कि उसमें सूखे का दौर आता रहता है, और अधिकतर फसलें ऐसे खराब होती है, सूखे की वजह से बहुत फसल खराब होती है, 10% 20% तो लॉस हर साल ही होता है। लेकिन ड्राई लैंड फार्मिंग में होता, इसमें भी नुकसान है लेकिन थोड़ा सा कम होता है। ड्राई फार्मिंग की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा कम नुकसान होता है। इस क्षेत्र में नमी की कमी का मुख्य कारण कुल वर्षा से अधिक वाष्पीकरण या फिर वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसको इवापोट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, नमी कमी का सबसे मेन रीजन क्या होता है, जैसे मान लो बरसात हुआ 10 लीटर, 10 लीटर पानी बरस गया पौधों को, पौधे अब क्या हुआ, 10 लीटर बरसात हो गई, जो पानी मिट्टी पे आके गिरा, तो कुछ पानी, जैसे मान लो ये हमारा खेत, खेत में यहाँ पर पौधा लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी पानी गिरेगा, यहाँ पर पानी गिरेगा, क्योंकि पूरे खेत में पानी गिरेगा। मान लेते हैं 10 लीटर पानी गिर गया। अब 10 लीटर पानी जो यहाँ पर है, जहां पर कोई चीज की बुआई नहीं हुई है, तो मिट्टी के ऊपर से भी क्या होगा, वाष्पीकरण होता है, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, इवापोरेशन बोलते हैं। तो वाष्पीकरण होगा तो मिट्टी के अंदर का जो पानी है वो वाष्प बनकर, भाप बनकर उड़ जाएगा। और जो पौधा हमने लगा रखा है, उस पौधे की पत्तियों के अंदर से वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो इस ट्रांसपिरेशन के द्वारा भी पत्तियों से पानी निकलेगा। फिर पत्तियों में पानी की कमी को पूरा करने के लिए जो जड़ होगी वो मिट्टी से पानी फिर से लेगी। तो अल्टीमेटली जो 10 लीटर पानी गया था खेत में, वो पत्तियों के माध्यम से, यानी कि ट्रांसपिरेशन के माध्यम से, और जमीन के, जमीन में जो वाष्प बनकर हो गया, बोले तो इवापोरेशन के माध्यम से। तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं इवापोट्रांसपिरेशन। अब इन्हीं दोनों इवापोट्रांसपिरेशन की वजह से 10 लीटर जो बरसात हुई थी उससे ज्यादा पानी निकल गया, बोले तो 10.2 लीटर पानी वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन से उड़ गया। अब आप कहोगे सर जी 0.2% पानी कहाँ से आया, ये मिट्टी में नीचे से, बहुत नीचे से ऊपर चला आता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। कैसे होती है कि यहाँ पर बरसात, जैसे पौधे को जितना पानी चाहिए उतना तो मान लेते हैं बरसात हो गई, पौधे को 10 लीटर पानी चाहिए, लेकिन 10 लीटर पानी पौधे को मिल गया। लेकिन अब क्योंकि पौधा इवापोरेशन ज्यादा कर रहा है और ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो रहा है, ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन खेत में से ज्यादा हो रहा है, इसी वजह से क्या होता है, पौधे जो होते हैं उनके अंदर नमी कम पड़ जाती है।
अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी और नमी संरक्षण इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? अगर हम सेमी एरिड रीजन जो हमारे हैं, अगर वहां पर हम मॉइस्चर को कंजर्व करने की प्रैक्टिस को हम अच्छे से अपना लेते हैं, तो हमारा जो इवापोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो लॉस हो रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। और जब इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन हम दोनों को रोक ले जाएंगे, तो हमारे खेत में नमी बनी रहेगी। इसके साथ साथ जल निकासी की सुविधा की इसमें आवश्यकता हो सकती है, खासकर काली मिट्टी में। अगर कोई ऐसा ड्राई लैंड फार्मिंग वाला एरिया है जहां पर मिट्टी जो है वो काली पाई जा रही है, तो वहां पर हमको जल निकासी की भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्योंकि काली मिट्टी की ज्यादा होती है, इस वजह से जल निकासी की व्यवस्था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात हो रही है। आगे बात करते हैं, हमारा अगला है रेन फेड फार्मिंग। ये तीनों तरीके की जो मैं फार्मिंग बता रहा हूँ, चाहे फिर ड्राई लैंड फार्मिंग हो, चाहे ड्राई फार्मिंग हो, चाहे रेन फेड फार्मिंग हो, ये तीनों तरीके की जो फार्मिंग है, इसमें सबसे मेन चीज ये है कि हम इसमें आर्टिफिशियल इरिगेशन नहीं करते हैं। आपने देखा होगा इसमें किसी भी पॉइंट में इरिगेशन शब्द नहीं मिला होगा, क्योंकि इसमें हम सिंचाई करते नहीं है। ऐसे एरिया हैं जहां पर सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास नहीं है, उसी एरिया को तो हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या क्या आता है, ड्राई फार्मिंग आता है। अब देखो कई बार एग्जाम में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग और रेनफेड फार्मिंग। तो रेनफेड फार्मिंग अधिकतर लोग समझ जाते हैं। आप लोगों को बस एक रेंज याद कर लेनी है, 750 से कितना हो जाएगा, 1150। कितना? 750 से लेके 1150 मिलीमीटर, ये आप बिल्कुल याद रखना। ये किसका है? ये ड्राई लैंड फार्मिंग का है। ठीक, दो चीजें होती हैं। एक तो ड्राई फार्मिंग होती है जिसमें पत्ता भी सूखा है, पौधा भी सूखा है, मिट्टी भी सूखी है। और ड्राई लैंड फार्मिंग में मिट्टी ज्यादा सूखी है। तो वैसे आप समझ सकते हो कि ड्राई फार्मिंग जो होती है वो ज्यादा सूखा होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग थोड़ा सा कम सूखा होता है। और हमारा जो रेनफेड फार्मिंग होता है, यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है। यहाँ पर जो साल भर में बरसात होती है, वो 1150 मिलीमीटर एक साल के अंदर यहाँ पर बरसात हो जाती है। सूखे के कारण फसल खराब होने की संभावना यहाँ पर कम होती है। सूखे की वजह से यहाँ पर फसल नहीं खराब होती है। यहाँ पर जो वर्षा होती है पर्याप्त मात्रा में होती है, इसीलिए यहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था करना ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग में तो केवल काली मिट्टी में ही हमको ड्रेनेज फैसिलिटी बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो हमारी रेनफेड फार्मिंग होती है, इसमें हमको जल निकासी की व्यवस्था हर तरीके के खेत में करनी पड़ती है, चाहे वो लाल मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, हर तरीके की मिट्टी में करना पड़ता है। हाँ, वो रेतीली मिट्टी ना हो, सैंडी सॉइल ना हो, क्योंकि सैंडी सॉइल की तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वैसे ही कम होती है, तुरंत सूख जाता है, तो उसमें कोई बात ही नहीं। तो यह जो ज्यादातर पाया जाता है, जो हमारा रेनफेड फार्मिंग होता है, ये रेनफेड फार्मिंग ज्यादातर हमारा कहाँ किया जाता है, ये ह्यूमिड रीजन में किया जाता है, जहां पर थ्रू आउट द ईयर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। बोले तो समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पर इस तरीके का माहौल पाया जाता है। आगे बात करते हैं ड्राई लैंड एंड रेनफेड फार्मिंग के बीच में, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक, जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है और रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग आप छोड़ दो, ड्राई फार्मिंग तो बिल्कुल ही कम पानी होता है वहां पर। इसमें तो रेनफॉल देख लेना, ये रेनफॉल जो है यहाँ पर, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। रेनफेड फार्मिंग में आप इतना याद कर लो कि यहाँ पर 1150 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होती है। और यहाँ पर ड्राई लैंड फार्मिंग में आप समझ लो कि 1150 मिलीमीटर से यहाँ पर कम बरसात होती है। ये 800 तो लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये गड़बड़ लिखा है बुक में जहां से मैंने इसको उठाया है। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, तो इसमें जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है, इसमें खेत में मिट्टी में जो मॉइस्चर पाया जाता है, वो थोड़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक, कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर नमी की उपलब्धता थोड़ी कम होती है। सॉरी, यहाँ पर जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी में मॉइस्चर की कमी पाई जाती है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन के द्वारा जो पानी है उसका बहुत ज्यादा भाग क्या होता है, वो इवापोरेट होकर उड़ जाता है। जबकि हमारा जो वर्षा आधारित खेती है, यहाँ पर नमी की उपलब्धता बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में रहती है।
आगे बात करते हैं हम वृद्धि और मौसम की। तो यहाँ पर जो पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ होता है वो कितना होता है, लेस देन 200 में दिन। ध्यान से समझना, पौधा जब हम ग्रो करते हैं तो मान लेते हैं हमारे पास 90 दिन का कोई पौधा है, तो 90 दिन में पौधा ज्यादा से ज्यादा 70 दिन तक ग्रो होगा। इसके बाद जो 20 दिन बचेगा, लास्ट के जो 15-20 दिन बचते हैं, इन 15-20 दिनों में पौधा क्या करता है, केवल और केवल सूखता, उसके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, और इसके साथ साथ क्या होगा, मॉइस्चर घटेगा और जो परिपक्वता है वो धीरे धीरे आने लगती है, तो ग्रोथ जो होती है पौधे की वो रुक जाती है। तो इस तरीके की एरिया जो होती है शुष्क भूमि, यहाँ पर क्योंकि जो मौसम होता है, वृद्धि का जो मौसम होता है जिसमें पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, वो 100 दिन से 200 दिन से कम होता है। इसीलिए यहाँ पर अगर हमको एक साल में खेती करनी है, 2 फसलों की खेती करनी है, तो यहाँ पर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लगाएंगे। 90-90 दिन की 2 फसल लगा देंगे, तो 180 दिन में जो 200 दिन है इस तरीके से हमारा हो जाएगा। और इसमें हम ज्यादा दिन तक लॉन्ग ड्यूरेशन की फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो नमी है वो 200 दिन से ज्यादा तक रहती है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हमारा जो ग्रोइंग रीजन होता है वो एरिड, सेमी एरिड और अपलैंड वाला रीजन होता है। यहाँ पर इस तरीके के कंडीशन पाया जाता है, मतलब शुष्क, अर्ध शुष्क और अपलैंड वाले रीजन। रेनफेड जो कंडीशन होती है ये हमारा ह्यूमिड और सम ह्यूमिड रीजन में पाया जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो इसमें ज्यादातर सिंगल क्रॉपिंग होती है, और कई बार यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग भी देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, डबल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, हाई डेंसिटी क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि अगर पानी की उपलब्धता बहुत ज्यादा रहेगी तो हम हर तरीके की फसल को आराम से उगा ले जाए। कांस्टेंट बात करते हैं, इसमें कांस्टेंट्स की बात करें तो इसमें विंड और वाटर इरोजन ज्यादातर पाया जाता है, जो हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग होता है। लेकिन हमारा जो रेनफेड फार्मिंग होता है, यहाँ पर जो इरोजन होता है वो कैसा होता है, वाटर इरोजन यहाँ पर ज्यादा होता है। जैसे आपने अभी मैंने बोला जैसलमेर का जो एरिया है वहां पर हवा चलेगी तो वहां की जो मिट्टी है वो बहुत उड़ती है, तो मिट्टी उड़ के चली जाएगी। इसके साथ साथ बरसात में थोड़ा बहुत जो उसमें रेतीली मिट्टी है वाटर इरोजन भी होता रहता है। जबकि हमारा जो रेनफेड वाला एरिया है यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर वाटर इरोजन होता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात ज्यादा होती है, और अगर बरसात ज्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वाटर इरोजन यहाँ पर ज्यादा हो। आगे बात करते हैं प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं। क्या क्या दिक्कत आती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में बात करें तो हमारे देश में हमारे पास इस समय 143.8 मिलियन हेक्टेयर खेती के लिए भूमि है, ठीक, जिसमें हम खेती करते हैं, जिसको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कल्टीवेटेड लैंड। तो हमारे पास टोटल जो कल्टीवेटेड लैंड है वो कितना है, 143.8 मिलियन हेक्टेयर जमीन हमारे पास है, जिसमें से हमारे पास इरिगेटेड एरिया कितना है, मात्र 33% है। बाकी हमारे पास बचा कितना, 67% एरिया बच गया। ये जो 67% एरिया है या तो ये ड्राई लैंड है और या तो फिर ये रेनफेड है। यानी कि अगर हमारे पास पूरे भारत को अगर मान लेते हैं, पूरा भारत अगर 100 हेक्टेयर का है, तो पूरे भारत को अगर हम 100 हेक्टेयर मान लें, तो इस 100 हेक्टेयर में से मात्र हमारे पास 33 हेक्टेयर जमीन ऐसी है जहां पर हम सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इरिगेशन की इरिगेशन की सुविधा यहाँ पर हमें उपलब्ध है। बाकी हमारे पास बचा कितना, 100 हेक्टेयर में से 33 हेक्टेयर निकाल दिया तो हमारे पास 67 हेक्टेयर बचा। तो यहाँ पर या तो रेनफेड कल्टीवेशन करी जाती है या तो फिर ड्राई लैंड कल्टीवेशन करी जाती है। बोले तो ये जो हमारा एरिया है 67% एरिया ये अनइरिगेटेड है। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन कहाँ से घुमा के मोड़ के पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से अच्छे तरीके से चीजें कंफर्म होनी चाहिए। बात करते हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया की, तो वो कितना है,
वो है 187.94 मिलियन हेक्टेयर। अब आप सोचोगे सर जी कल्टीवेटेड लैंड तो इतना है 143.8, लेकिन टोटल क्रॉप्ड एरिया 187.94 कैसे हो गया? जब हमारे पास इतना ही खेत है तो इतने खेत पे हम खेती कैसे कर सकते हैं? तो मैं आपको बताऊं, अगर आपने एक साल में आपने क्या किया, एक साल में एक ही फसल, जैसे रबी के सीजन में आपने एक, आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, मान लेते हैं आपके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, रबी में आपने 1 हेक्टेयर में गेहूं लगा दिया और उसी में खरीफ के सीजन में 1 हेक्टेयर में आपने धान लगा दिया, तो टोटल आपने खेती कितनी कर ली? 2 हेक्टेयर की। लेकिन आपके पास जमीन कितनी थी? आपके पास जमीन केवल 1 हेक्टेयर थी, तो 1 हेक्टेयर में आपने 2 हेक्टेयर खेती कर दी। उसी तरीके से हमारे पास टोटल इस समय जो कल्टीवेटेड लैंड है 143.8 मिलियन हेक्टेयर है, लेकिन जो हमारा क्रॉप्ड एरिया है वो हमारा इतना है। इसी को हम जो क्रॉप कल्टीवेटेड एरिया है, इसी को कई बार हम नेट कल्टीवेटेड एरिया भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? कल्टीवेटेड लैंड बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? नेट कल्टीवेटेड एरिया भी इसको हम कहते हैं। आगे हम बात करते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में। बात करें तो 44% जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन होता है, जिसे वो कहाँ से होता है? वो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से होता है। जो अभी हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं ना, मतलब रेन फेड, ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, ये तीनों जो अभी हमने पढ़ा है, पूरे भारत में अगर 100 किलोग्राम अनाज का उत्पादन हो रहा है, 100 किलोग्राम फूड ग्रेन का उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से जो 44% है, बोले तो 44 किलोग्राम ऐसी जगह से उत्पादन हो रहा है जहां पर हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। बाकी बच रहा है कितना हमारा? हमारा बच रहा है आई थिंक 56, इतना बच रहा है। तो जो हमारा 56 बच रहा है, ये 56 किलोग्राम कहाँ से हो रहा है? जहां पर हम सिंचाई की व्यवस्था हमारे पास है। तो ये चीज आप याद कर लेना। द मैक्सिमम irrigated area will be achieved at 50% after full utilization of all irrigation resources, leaving 50% area unirrigated। ध्यान से समझो, क्योंकि अभी भारत में केवल 33% एरिया ऐसा है जो कि इरिगेटेड है। अब हमारे पास बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, जैसे जो हमारी ढेर सारी नदियां हैं जो फिर पाकिस्तान में बह के चली जाती हैं, या इधर जो हमारा ब्रह्मपुत्र से बह के आता है, आसाम से जो बह के बांग्लादेश में चला जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो बरसात का पानी होता है, इधर उधर बह के नदी में बह जाता है और नदी में बह के फिर वो समुद्र में चला जाता है। तो अगर हम इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से 100% यूटिलाइज कर पाए, हमारे पास इरिगेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, जो भी आप सोच सकते हो, चाहे कुएं से या फिर नदी से, नहर से, तालाब से, रिजर्वायर से, पौंड से, किसी भी तरीके से, अगर हमारे पास जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको अगर हम 100% भी यूज कर ले जाएं, जैसे अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको 100% यूज कर ले जाएं, तो ये जो 33% है, ये 33% को हम बढ़ा के मैक्सिमम 50% तक ला सकते हैं। इसके बाद भी हम, हमारे पास जो 50% एरिया बचेगा, वहां पर खेती करने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होगी। वहां पर वर्षा आधारित या फिर ड्राई लैंड फार्मिंग या फिर ड्राई फार्मिंग ही वहां पर हम कर पाएंगे। मैक्सिमम हम 50 तक पहुंच सकते हैं। तो इस वजह से आप इस चीज को, इसकी ग्रेविटी को समझ सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो कि हमारे पास ये जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं प्रॉब्लम एंड एस्पेक्ट्स, फ्यूचर कंट्रीब्यूशन एंड क्रॉप आफ्टर फुल एक्सप्लोटेशन ऑफ द ड्राई लैंड रिसोर्सेज। हमारे पास जो ड्राई लैंड रिसोर्सेज है, अगर हम इसको अच्छे तरीके से उपयोग कर लें, तो हम 75% टोटल फूड ग्रेन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अभी हम कितना कर पा रहे हैं? अभी हम मात्र कितना कर रहे हैं? 44%। 44% फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले जाएं, तो ये जो 44% है, इसको हम 75% पर पहुंचा सकते हैं। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्राई लैंड को बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका पोटेंशियल बहुत है, इसको 44 से हम 75 पहुंचा सकते हैं। जबकि जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट है, उसको 33 से 50 ही केवल पहुंचा सकते हैं। बोले तो इसमें केवल 17% का इजाफा कर सकते हैं। जबकि जो हमारा दूसरा मेथड है,
इसमें हम लगभग लगभग 25 और 7 32% का इसमें हम इजाफा कर सकते हैं। तो हम ड्राई लैंड रिसोर्सेज जो हमारे हैं, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल क्रॉप, जैसे कॉटन है, कैस्टर है, ग्राउंडनट है। ये सभी हमारी रेनफेड कल्टीवेटेड क्रॉप होती हैं, जहां पर पानी केवल सिंचाई की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां पर बरसात होती रहती है, 1150 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होती है। तो वहां पर हम इस तरीके की फसल को लगा सकते हैं। इसके साथ साथ ज्वार, बाजरा, मेज, मिल, मीट, वूल, हाइड, बोन मील, ये सब चीजें हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे कुछ चीजें हैं जो ड्राई लैंड रिसोर्सेस को अच्छे से यूज करके हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। जैसे ड्राई फार्मिंग एरियाज आर करेक्टराइज्ड बाय वेरी लो एंड हाईली वेरिएबल एंड अनसर्टेन यील्ड। जो हमारा ड्राई फार्मिंग होती है, यहाँ पर जो इसके एरियाज के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो बहुत लो होते हैं और बहुत ज्यादा वेरिएबल के साथ होते हैं, इसीलिए यहाँ पर फील्ड जो होती है बहुत फ्लक्चुएट करती रहती है। जैसे इनएडिक्वेट एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल एंड इट्स इरेक्टिंग इरेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझना, एक तो ड्राई फार्मिंग जब हम कर रहे होते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, तो क्योंकि हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई हमको केवल और केवल जो बरसात होगी उसी से मिलेगा। पता चला कि एक दिन बरसात हो गई बहुत ज्यादा, फिर आगे 40 दिन तक बरसात ही नहीं हुई, फिर अगले दिन बहुत ज्यादा बरसात होगी। तो जब ज्यादा बरसात होगी तो यहाँ जर्मिनेशन अफेक्ट कर देगा। 40 दिन जब पौधा बरसात नहीं होगी तो इस समय बिल्कुल खेत सूख जाएगा और बिल्टिंग लग जाए, बिल्ट हो जाएगा, पूरा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पे पहुंच के पौधा सूखने लगेगा। और 40 दिन बाद जब दोबारा पानी पाएगा तो पौधा डूब जाएगा। तो इस तरीके से अगर मान लो कि यहाँ पर ज्यादा बरसात हो गई और इस कंडीशन में ज्यादा बरसात हो गई तो भी दिक्कत है। अगर यही जो बरसात 2 दिन हुई थी, यही बरसात हर चौथे, पांचवें, 10वें दिन होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन नेचर का तो अपना ही राग होता है, उसका उस पर तो किसी का बस चलता नहीं है। तो इस वजह से वहां पर जो हमें यील्ड देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा अनसर्टेन होती है। लेट ऑनसेट एंड अर्ली सेशन ऑफ रेन। कई बार जो मानसून होता है वो बहुत देर से आता है और मानसून जल्दी लौट जाता है। जैसे मान लेते हैं मानसून देर से आया, तो मानसून अगर देर से आएगा तो हम प्रॉपर सोइंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार सोइंग करने के लिए खेत में थोड़ी सी नमी होनी चाहिए। तो अगर पहली बरसात बहुत देर में हुई तो हम सोइंग नहीं कर पाएंगे, बहुत लेट में सोइंग होगी। दूसरे कंडीशन में अगर बरसात बहुत जल्दी आ गई तो बहुत जल्दी चली जाएगी। तो पता चला उस समय जब हमारा पीक वेजिटेटिव ग्रोथ और फ्लावरिंग का स्टेज आ रहा है, उस समय पौधे को पानी चाहिए तो पौधे को पानी ही नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके साथ साथ प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड में जैसे 40 दिन 50 दिन का ऐसा सूखा पड़ गया कि बरसात ही नहीं हो रही है, तो ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है जब हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी के नमी धारण की जो क्षमता होती है कम होती है। जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जब हम करते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में ज्यादातर जो खेत पाए जाते हैं उनकी जो नमी धारण करने की क्षमता होती है, मतलब मॉइस्चर के रिटेंशन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। वहां की जो मिट्टी होती है, उनकी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो भी कम होती है। इसके साथ साथ सामाजिक और अधिक आर्थिक बाधाएं भी होती है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं उनमें 54% जो जोत है वो 1 हेक्टेयर से कम है। तो ये तालाब नहीं बनवा सकते, रिजर्वायर नहीं बनवा सकते, टैंक नहीं लगवा सकते। या इसके साथ साथ अगर बोरिंग करवाना हो तो 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख रुपए खर्च होते हैं, जो कि छोटे किसान खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतना आर्थिक हालात उनके ऐसे नहीं होते हैं। इसके साथ साथ तकनीकी और विकासात्मक जो बाधाएं होती हैं, हमारे पास अभी नई नई टेक्नोलॉजीज नहीं आई है बहुत अच्छे तरीके से, वो अभी यूज नहीं हो पा रही है। जैसे हमारे पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है, ये सभी सिस्टम अभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सीमित बुनियादी जो ढांचे है, इसका विकास और ऋण तथा कृषि आदानों की अनुचित और असामयिक उपलब्धता, यानी कि जो हमारे पास गवर्नमेंट से जो सब्सिडीज आती है, जो गवर्नमेंट से हमको मदद प्राप्त होती है, इसके साथ साथ हमारे पास जो थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सभी चीजों की वजह से
ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करना इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। जैसे जैसे हम इन सभी समस्याओं को दूर करते जाएंगे, हमारा जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो बढ़ता जाएगा। टाइप की बात करते हैं तो टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन ड्राई लैंड एरिया, ड्राई लैंड एरियाज में हम कैसे कैसे एग्रीकल्चर करते हैं, तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। केवल और केवल क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री विथ पॉस्चर मैनेजमेंट, यानी कि चारागाह का प्रबंधन और साथ में पशुपालन कर सकते हैं। और या तो फिर हम एग्रो फॉरेस्ट्री लगा सकते हैं। इन तीनों को मिला सकते हो, किसी दो को मिला सकते हो, या फिर किसी एक की खेती करके हम यहाँ पर काम चला सकते हैं। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे, उन्हीं रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करके हम ड्राई लैंड जो एरियाज है वहां पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ड्रॉट एंड एग्रीकल्चरल ड्रॉट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टर्मिनोलॉजीज है, उसको ध्यान से समझते हैं। ड्रॉट के बारे में बात करते हैं, जिसको हम सूखा बोलते हैं। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में, उनकी जो परिभाषा है वो क्या है, ए सिचुएशन अकरिंग इन एनी एरियाज इन ए ईयर व्हेन एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 75% ऑफ द नॉर्मल। ध्यान से समझना, कोई एक ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्मल रेनफॉल की अपेक्षा 75% से कम बरसात होती है, तो हम क्या बोलेंगे कि सूखा पड़ गया। ठीक, ये किसकी डेफिनेशन है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन है। समझाते हैं कैसे, भाषा बहुत कठिन लिखी है, इसको समझ लेना थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास ये खेत, नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो ये खेत है, इसमें एक साल में मान लेते हैं कि 100 मिलीमीटर बरसात होती है। ठीक, मान लेते हैं कितना होती है, 100 मिलीमीटर एक साल के अंदर इसमें बरसात होती है। अगर इसी खेत में 100 मिलीमीटर बरसात ना होकर मात्र 74 मिलीमीटर बरसात होने लगे, तो हम क्या बोलेंगे, 74 मिलीमीटर बरसात हो रही है, 100 मिलीमीटर नहीं हो रही है, 74 मिलीमीटर या इससे कम हो रही है, 74, 73, 72 मिलीमीटर बरसात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि सूखा पड़ा हुआ है इस साल। ठीक, नॉर्मल से अगर 75% से कम हो जाए, यानी कि ऐसा समझना, ये 75% लोग घटा देते हैं, बोले तो 100 मिलीमीटर से जहां जहां 100 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए वहां 50 मिलीमीटर कर देते हैं। भैया बिल्कुल नहीं करना यार, यही तो गलत हो जाता है। जहां पर 100 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए वहां पर 75 मिलीमीटर से कम बरसात हो रही है, बोले तो 74 हो रही है, या 74.5 हो रही है, 73, 72 हो रही है, 70 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर बरसात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सूखा बोलते हैं। अगला है हमारा सीवियर ड्रॉट। इसको देखना, व्हेन द डिफिशियंसी ऑफ रेनफॉल इज एबव 50% ऑफ द नॉर्मल। इसमें सीधा सीधा ऐसे बोल रहा है, लेस देन यहां पर 50% लगा दो, इसी डेफिनेशन में लेस देन 50% लगा दो। यहां पर आपको एबव 50% बोल रहा है, लेकिन यहां पर डिफिशियंसी दिख रहा है। दो माइनस माइनस जब मिल जाता है तो प्लस बन जाता है, तो इसलिए यहां पर एक प्लस मिल रहा है और यहां पर एक माइनस मिल रहा है, जिससे कि माइनस में ही रहे। तो इसको बात समझो, यहां पर डेफिशिएंसी की बात हो रही है। यहां पर कितनी की डेफिशिएंसी हो रही थी, मात्र 25% की डेफिशिएंसी हो रही थी, 25 से 26% देख लो। लेकिन यहां पर 50% की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर 50% की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो जहां पर 100 मिलीमीटर बरसात होने वाली थी नॉर्मल कंडीशन में, वहां पर मात्र 50 मिलीमीटर बरसात होगी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 50 मिलीमीटर या फिर 49 मिलीमीटर बरसात होगी, 50 से कम होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीवियर ड्रॉट बोलते हैं, यानी कि गंभीर सूखा। जब वर्षा की कमी सामान्य से 50% से ज्यादा अधिक हो। ठीक, जहां पर 100 मिलीमीटर बरसात होनी थी, अगर वहां पर 75 मिलीमीटर बरसात हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट बोलते हैं। लेकिन जहां पर 50 मिलीमीटर बरसात होनी थी, वहां पर अगर 50 मिलीमीटर बरसात हुई, 100 की जगह पे 50 हो गई, या भी उससे भी कम हो गया, तो हम इसको सीवियर ड्रॉट बोलते हैं। अगला है हमारा एग्रीकल्चरल ड्रॉट, जिसको कृषि सूखा बोलते हैं। तो जब हमारे पास नमी की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर, जिसकी वजह से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन जो होता है, बोले बोले तो पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन की जो मांग होती है, उसको पूरा करने के लिए पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिलता, तो उसको हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट बोलते हैं। तो इसको ध्यान से समझो। जैसे मान लेते हैं कि हमारा एक खेत है, इस खेत में हमारे पास पौधे लगे हुए हैं ऐसे। अब पौधों से क्या हो रहा है, पौधों से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, पौधों से हो रहा है ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक, तो इसके बाद और जो ये वाला एरिया बच रहा है, यहाँ पे से क्या हो रहा है, यहाँ से
इवापोरेशन हो रहा है। अब मान लेते हैं ये इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों हो रहा है, ये होता ही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन दोनों मिला के मान लेते हैं कि कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। इतने खेत से जो जल वाष्प है, इवापो ट्रांसपिरेशन, वो कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। अब हमारे पास जो पानी की उपलब्धता खेत में थी वो कितनी थी, वो मात्र मात्र 9 लीटर थी। 9 लीटर थी या 9 से कम थी। तो पौधे को जितना इवापो ट्रांसपिरेशन करना था, मान लेते हैं उसकी पूरी कैपेसिटी थी कि 10 लीटर वो ट्रांसपेरेंट कर सक वो 10 लीटर इवापो ट्रांसपिरेशन वो कर सकता था, एक सर्टेन कंडीशन। लेकिन क्योंकि अब उसके पास पानी की कमी हो रही है, तो 10 लीटर इवापो ट्रांसपिरेशन नहीं करके वो 9 लीटर कर रहा है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि पौधे को जितना इवापो ट्रांसपिरेशन करना था, पौधा उतना नहीं कर पा रहा है, 10 लीटर से कम कर रहा है। तो अगर 10 लीटर से कम कर रहा है यानी कि पानी की कमी है, तभी तो कर रहा है। जैसे मान लो तुमको प्यास लगी है 10 लीटर पानी पीने की, लेकिन तुमको पानी ही 10 लीटर नहीं मिल रहा है, तुमको 9 लीटर मिल रहा है, तो 10 लीटर थोड़ी पी जाओगे। जब तुमको 9 ही लीटर पानी मिल रहा है तो 9 ही लीटर पियोगे। तो अगर 9 लीटर मिल रहा है तो मतलब 1 लीटर की कमी पड़ रही है। तो वही चीज यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस तरीके की अगर कमी हो रही है, हमारे खेत और पौधे को मिलाकर जितने इवापो ट्रांसपिरेशन की जरूरत होती है, अगर उतना इवापो ट्रांसपिरेशन के लिए पानी नहीं मिल पाता है, तो उसको हम एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहते हैं। यहाँ पर आपको कितना बरसात हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कितना मिलीमीटर बरसात हो रहा है, कितना मिलीमीटर से कम बरसात हो रहा है, ये सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं। आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट एरिया, जिसमें कुछ ड्रॉट एरिया आता है, कुछ हमारा क्रॉनिक ड्रॉट एरिया होता है। दोनों समझ लेना। कोई एक ऐसा ड्रॉट एरिया, जैसे मान लेते हैं एक एरिया, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक खेत है। इस खेत में पिछले 100 साल की अगर हम बात करें, इस खेत में पिछले 100 साल में 20 साल ऐसे निकले, 20 साल जहां पर हमको क्या मिल गया, जहां पर सूखा मिल गया। ठीक, 80-100 साल टोटल हमारा खेत का हिस्ट्री देख रहे हैं। इस खेत की हम पूरी हिस्ट्री देख रहे हैं पिछले 100 साल की। पिछले 100 साल में 20 साल सूखा रह गया और 80 साल हमने इसमें खेती कर ली। क्यों? यहाँ पर हमको प्राप्त पानी मिल गया और यहाँ पर 20 साल तक हमको 20 साल बीच बीच में पानी नहीं मिला। जैसे ऐसा होता नहीं है, 2-3 साल लगातार खेती करेंगे फिर 1 साल बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा, इस तरीके से। तो अगर कोई एक ऐसा एरिया हो जिसमें कई साल की ड्यूरेशन में लगभग 20% टाइम पर वहां पर सूखा पड़ता रहता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट एरियाज बोलते हैं। जैसे 20 साल में 100 साल में पता चला 20 साल बरसात नहीं हुई, बरसात के समय पे जो 4 महीने जो चौमासा होता है, वहां पर ऐसे 20 साल बीते जो कि बरसात नहीं हो रही। अबे 20 साल एक ही साथ नहीं हो रहा है, समझना। 1-2 साल बरसात हुई फिर 1 साल नहीं हुई, फिर 2-3-4 साल बरसात हुई फिर 1 साल बरसात नहीं हुई, इस तरीके की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट एरिया बोलते हैं। अगला है हमारा क्रॉनिक ड्रॉट एरियाज, जहां पर मोर देन 40% टाइम ऐसा होता है जब सूखा पड़ जाता है। 100 साल में कम से कम 40 साल से ज्यादा का सूखा पड़ रहा हो, 40 साल 50 साल का सूखा पड़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉनिक ड्रॉट एरियाज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 1 साल बरसात हुई 2 साल सूखा पड़ गया, 1 साल बरसात हुई 1 साल सूखा पड़ गया, 2 साल बरसात हुई 2 साल सूखा पड़ गया। मतलब जो सूखा पड़ने की जो टेंडेंसी है वो 40% से ज्यादा रहेगी। जब 20% रहेगा तो ड्रॉट एरिया बोलेंगे, और जब 40% हो जाएगा तो, या 40% या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्रॉनिक ड्रॉट एरियाज उसको हम बोलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या क्या होता है, एक तो हमारा होता है CICRISAT, बोले तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। जो सेमी एरिड ट्रॉपिक में इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, हैदराबाद में है, जो कि 11 अक्टूबर 1972 में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेना। इसके साथ साथ इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज, ये कहाँ पर है, अलिपो सीरिया में है। ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, तो ये चीज जरूर याद कर लेना है, ऊपर वाला जो पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं मॉइस्चर इंडिकेटर। जैसे हमारे खेत में जब पानी की कमी होती है तो उसको जानने के लिए हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। जैसे एक तो किसान का अपना व्यवहारिक ज्ञान होता है, किसान देख के पत्तियों की स्थिति को देख के इन सभी चीजों से समझ लेता है। लेकिन साइंटिफिक अगर हम बात करें तो साइंटिफिक तरीके से हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी जो मिट्टी है, हमारा जो पौधा है, उसके अंदर पानी की कमी हो रही है या फिर नमी की कमी हो रही है। उसको जानने के अलग अलग तरीके हैं।
जैसे एक तो हमारा है मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन रेनफॉल वीकली या फिर मंथली एट 50% प्रोबेबिलिटी लेवल टू द पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन टू द करस्पॉन्डिंग पीरियड। ध्यान से समझ, जैसे मान लेते हैं हमने क्या बात करी, हमने एक महीना चुन लिया जुलाई। ध्यान से समझ, जुलाई का हमने महीना चुन लिया, जुलाई का महीना चुन लिया। जुलाई का महीना हमारा मान लेते हैं 30 दिन का होता है, वैसे होता तो 31 का, लेकिन हम मान लेते हैं 30 दिन, आसान होगा कैलकुलेट करना। 30 दिन में 15 दिन तो वैसे बीत गए जिस दिन हमारी बरसात हुई, ठीक। 50% प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो 30 दिन में 15 दिन ऐसे बीते जहां पर हमें बरसात मिल गई, ठीक। 15 दिन, 30 दिन में 15 दिन बरसात हुई। अब 15 दिन एक साथ बरसात नहीं हो रही है कि 15 दिन लगातार बरसात कर दो फिर 15 दिन लगातार सूखा, ऐसे नहीं। 15 दिन बरसात कहने का मतलब एक दो दिन बरसात हुई फिर एक दो दिन सूखा, फिर एक दो दिन बरसात हुई फिर एक दो दिन सूखा, इस तरीके से मतलब फ्रिक्वेंटली रेनफॉल हो रहा है। तो ये हो गया, ठीक। तो रेनफॉल एट 50% प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा, मान लेते हैं वो 15 आ गया। पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन हमारा कितना है, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन हमारा जो भी मैंने बताया, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि अगर हमारे खेत को, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन ये शब्द आया तो मैं आपको यही समझा देता हूं। पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हमारे खेत को, ध्यान से समझना, हमारे पास मान लेते हैं एक खेत है, इस खेत में जितने भी पौधे हैं और पौधे के साथ साथ यहाँ पर जितने जमीन खाली बची हुई, दोनों से मिलाकर जितना इवापोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, हो सकता है। जैसे एक तो हम बात करते हैं, जैसे हमारी बॉडी से जो पानी का लॉस होता है तो क्या करते हैं, एक तो हम यूरिनेशन करते हैं, ठीक, यूरिनेट करेंगे तो पानी का लॉस हो जाएगा, और दूसरा हमारी बॉडी से पसीना निकलता है। इसी तरीके से इवापोर ट्रांसपिरेशन होता है। इवापोरेशन कहाँ से होगा, मिट्टी की ऊपरी सतह से होता है, और ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, ये पौधों से होता है। पौधे के अंदर का जो जल होता है, जब ये जलवाष्प बनकर उड़ जाता है तो उसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर पौधे को और खेत को जितना पानी चाहिए, मतलब इसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना अगर हम इसको पानी दे दें तो ये मैक्सिमम कितना इवापोर ट्रांसपिरेशन कर सकता है। जैसे इवापोर ट्रांसपिरेशन जो होगा मिट्टी से और मिट्टी से और इसके साथ साथ जो पौधे से, उसकी भी एक लिमिट होगी। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम 1 लाख लीटर पानी दे दें तो 1 लाख लीटर पानी एक ही दिन में उड़ जाएगा एक एक हेक्टेयर जमीन से। या मान लेते हैं कि हमारे पास 10 बाई 10 का प्लॉट है, 10 बाई 10 का, 10 मीटर गुड़े 10 मीटर का, 1 लीटर पानी भर दें तो क्या 1 लीटर पानी एक ही दिन में थोड़ी सूख जाएगा, नहीं सूखेगा ना। एक मैक्सिमम जो लिमिट होती है कि हाँ इतना ही सूख पाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक। यानी कि इवापोर ट्रांसपिरेशन करने के लिए जितने पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, अगर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पौधे की पूरी कर दें, जितना खेत को जरूरत है पानी उतना पानी दे दें खेत को, और जितना पानी की जरूरत पौधे को है उतना पानी पौधे को दे दें, और इसके बाद जितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ठीक। समझ गए, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन भैया अब हमारी इतनी ही कैपेसिटी है, इससे ज्यादा इवापोर ट्रांसपिरेशन हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा चाहे पानी दो चाहे ना दो। तो ये क्या होता है, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन, जिसको पीईटी बोलते हैं। अब हमने क्या किया, जुलाई के महीने में 30 दिन में से 15 दिन बरसात हुई तो 50% की प्रोबेबिलिटी लगा दिया हम। तो 50% की प्रोबेबिलिटी कर दी, और हमारा पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन मान लेते हैं कितना था, पोटेंशियल इवापोर ट्रांसपिरेशन हमारा मान लेते हैं 10 था, ठीक। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा टोटल आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 10 नहीं मान के यहाँ हम 5 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं तो इसको हम काट देंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स जो हमारा है वो कितना है, वो 3 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब क्वेश्चन बहुत टफ होता है तो ये चीजें पूछी जाती है। मॉइस्चर इंडेक्स से, एरिडिटी इंडेक्स से, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जब एग्जामिनर को पेपर बहुत टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, जो कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा कठिन होता है, देख के ही घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये चीज जरूर ध्यान देना क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे है हमारा एरिडिटी इंडेक्स, इसमें ध्यान से समझना।
एरिडिटी इंडेक्स जिसको हम आई ए बोलते हैं, यहाँ पर ए आई है लेकिन यहाँ पर आई ए, कैपिटल आई है और ए है, यानी कि इंडेक्स ऑफ एरिडिटी इसको कह सकते हो, इंडेक्स ऑफ एरिडिटी या फिर एरिडिटी इंडेक्स भी इसको कह सकते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाटर डेफिसिट यानी कि पानी की कमी बटा पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। कैसे लिखेंगे इसको, डब्ल्यू डी बटा पीईटी मल्टीप्लाइड बाई 100, ये इसका फॉर्मूला होता है जिसको नमी उपलब्धता सूचकांक बोलते हैं। कैसे करेंगे, मान लेते हैं पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हमारा कितना था, पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन हमारा कितना था, 5 था। पानी की कमी कितनी हो गई, पानी की कमी हो गई 10, ठीक, पानी की कमी हो गई 10, इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, इसको काट दिया तो हमारा आ गया 20, इसको 20 आ गया और इसको जो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 200 आ गया। तो इरिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा कितना हो गया, 200 हो गया इस वाले एग्जाम्पल से। समझ गए बात, आगे बढ़ते हैं। मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स, मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स जिसको नमी की कमी का सूचकांक बोलते हैं, इसको हम आई एम में लिखते हैं, बोले तो इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर डिफिसिट ये होता है। इसमें क्या होता है कि P माइनस पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन अपॉन पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ये फॉर्मूला होता है किसका, ये फॉर्मूला होता है इंडेक्स ऑफ मॉइस्चर डिफिसिट यानी कि मॉइस्चर डिफिसिट इंडेक्स इसको कहते हैं। तो आई एम इक्वल्स टू प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन अपॉन पेट मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लेते हैं कुल बरसात कितनी हो रही है, कुल बरसात हो रही है 15 मिलीमीटर, कुल बरसात मान लेते हैं कितना हो रही है, 20 हो रही है। इवापोट्रांसपिरेशन हमारा कितना था, इवापोट्रांसपिरेशन हमने लिख रखा था 5, तो इवापोट्रांसपिरेशन हमारा कितना हो गया, 20 माइनस 5 बटा 5 मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 15 बटा 5 गुणे 100, इसको करेंगे तो यहाँ से आएगा 3, आ जाएगा हमारा 300। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉइल डेफिसिट मॉइस्चर डेफिसिट इंडेक्स 300% हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अगला है हमारा थॉर्नट वेट नमी सूचकांक, इसको थॉर्नट वेट मॉइस्चर इंडेक्स बोलते हैं, जिसको इंडेक्स ऑफ एम ए, ठीक, थॉर्नट वेट मॉइस्चर इंडेक्स इसको कहते हैं। इसमें परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्चुअल इवापोरेशन यानी कि कितना इवापोरेशन हो सकता है, और इसके साथ साथ जब पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन का जब हम करते हैं तो ये निकल के आता है चीजें। इसमें ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके फॉर्मूले से, तो इस फॉर्मूले को सब चीजें ध्यान से समझ लेना। बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, ये चीजें ऐसे ऐसे हैं, बाकी इसको आप बार बार देखोगे तो ही आपको याद आएगा, नहीं तो आप बार बार भूलते रहोगे। तो ये चीज देख लेना, जब एग्जामिनर को पेपर बहुत कठिन बनाना होता है तो इस जगह से क्वेश्चन पूछता है। अगर ये चीज आपको याद रहेगी तो और बच्चे नहीं कर पाएंगे और आप कर पाओगे, और जो सब बच्चे नहीं कर पाते हैं और टॉपर बच्चे कर ले जाते हैं, वही एक क्या होता है, नंबर गेन करने का, लोगों से आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है। जो कोई नहीं पढ़ रहा है, जो सबसे कठिन चीज है उसको आप पढ़ लो, इसका मतलब ये नहीं है सहज वाला छोड़ दो, सहज को तो पढ़ना ही है, साथ में इसको भी पढ़ लो, जिससे कि आपका जो कोई नहीं कर पा रहा उसको करके आप आगे बढ़ जाओ। आगे आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी, इस वीडियो को देख के आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स है उसको देख के समझ सकते हो कि कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, कैसे परचेज करना है, सब कुछ चीजें आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो को आप देख के अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए। तो आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।